गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं यतीन प्रताप। आज फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं शासन वाले पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, उसमें मैंने सबसे पहले शिक्षकों का प्रबंधन पढ़ाया। उसके बाद अब हम लोग छात्रों का या बालकों के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि छात्र हैं क्या। किसी भी शिक्षण संस्थान में जितना महत्वपूर्ण शिक्षक है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण छात्र हैं, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी शिक्षण विधियां बनती हैं, जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं या जितना भी कुछ किया जाता है वो छात्रों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि छात्र संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु होते हैं। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि छात्र हैं क्या। यदि किसी भी शिक्षण संस्था में छात्र नहीं होंगे तो गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान, जो भी गुरु होते हैं उस ज्ञान को छात्र ग्रहण करते हुए आगे पीढ़ी को पहुंचाते हैं और संपूर्ण ज्ञान को संरक्षित करते हैं। वैसी स्थिति ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए छात्र कैसे होते हैं? शील गुणों से संपन्न होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं या सिद्धहस्त होते हैं, इनको हम बोलते हैं। और जब छात्र जिस संपूर्ण ज्ञान को जो गुरु को प्रदान करते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करते हुए, उस नॉलेज को ग्रहण करते हुए आगे की पीढ़ी के लिए संरक्षित करते हैं और उनको हस्तांतरित करते हैं। ऐसी स्थिति में ज्ञान का जो प्रकाश पुंज है उस प्रकाश पुंज को आगे की पीढ़ी तक ले जाने के लिए छात्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब सबसे पहले हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि कुछ छात्रों के लिए या छात्रों के अंदर कुछ विशेषता होती हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र को उन चुनिंदा गुणों से संपन्न होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, अर्थात विद्यार्थी के मुख्य रूप से 5 लक्षण होते हैं। इन 5 लक्षणों को हम आपको बताते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। पहला काग चेष्टा, अर्थात कौवे जैसी कौवा जैसी चालाकी, प्रत्येक छात्र के अंदर होनी चाहिए। जैसे कौवा चपल होता है, ठीक उस प्रकार से प्रत्येक छात्र को चपल होना चाहिए या चतुर होना चाहिए। दूसरी विशेषता छात्र की होती है वो होती है बको ध्यानम की बात की उन्होंने, अर्थात बगुले जैसा ध्यान, अर्थात प्रत्येक छात्र को जो उसकी कंसंट्रेशन पावर होती है, जो उसकी एकाग्रता शक्ति होती है वो बगुले जैसी होनी चाहिए, क्योंकि सर्वविदित है बगुला एकदम किसी भी चीज को कंसंट्रेट करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों को एक ही जगह केंद्रित कर लेता है। इसलिए प्रत्येक छात्र का ध्यान बगुले जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरी इसका गुण है वो है स्वान निद्रा। अर्थात प्रत्येक छात्र को कुत्ते जैसी नींद लेनी चाहिए, अर्थात नींद में भी जब कभी भी कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी घटना हो, वैसी स्थिति में छात्र को उठ खड़ा होना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। इसलिए प्रत्येक छात्र को जो निद्रा हो वो कैसी हो, स्वान जैसी हो या कुत्ते जैसी हो। चौथा गुण है इसका अल्पाहारी। छात्रों के संबंध में कहा जाता है छात्र वही श्रेष्ठ होता है, छात्र जीवन से संबंधित जो विशेषता होती हैं उसी को श्रेष्ठ माना जाता है, जो कम खाता है, जो भोजन यथोचित समय और जो भी समय निर्धारित होता है उसी पे करता है और उतना ही खाना खाता है जितना जरूरी है, जितना शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक छात्र को अल्पाहार करना चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम विशेषता है गृह त्यागी।
गृह त्यागी। प्रत्येक स्टूडेंट को या प्रत्येक छात्र को या प्रत्येक बालक को जो विद्या अध्ययन करता है उसको गृह से मोह नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक बच्चे को गृह त्यागने के लिए या घर से बाहर रहने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी बालक या किसी भी बालक की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था उसके घर में या घर के आसपास नहीं हो सकती। उसे प्राथमिक शिक्षा के बाद हायर एजुकेशन के लिए या टेक्निकल एजुकेशन के लिए या इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए या वोकेशनल एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाना ही होगा। इसलिए उसे गृह त्याग के लिए और घर छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ये कुछ विद्यार्थी के मैंने लक्षण बताए, वो लक्षण विद्यार्थी में परमावश्यक रूप से होने चाहिए। ये मैंने कुछ विद्यार्थियों के बारे में बताए जो लक्षण थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब बात करेंगे छात्रों या बालकों का प्रबंधन। पहला प्रबंधन बताया था मैंने, पूरा हुआ। दूसरा मैंने छात्रों के बारे में बताया, छात्र क्या होते हैं और छात्र क्यों आवश्यक हैं। अगला, जब भी शैक्षिक व्यवस्था होती है, शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत मानवीय संसाधन होते हैं, उनमें छात्रों का प्रबंधन क्यों किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। छात्रों का प्रबंधन इसकी बात करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा में जो मैंने पढ़ाई है उसमें संपूर्ण जोर या पूर्ण रूप से गुरु को ही महत्व दिया जाता था, गुरु को ही केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन उस समय की शिक्षा में छात्र होते थे वो निष्क्रिय श्रोता या पैसिव ऑडियंस की तरह ही बने रहते थे। छात्रों को सक्रिय रहने का मौका कम ही मिलता था, क्योंकि जो शिक्षक होते थे, जो आचार्य होते थे, जो मनीषी होते थे, जो उनको शिक्षा प्रदान करते थे, वही संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय बने रहते थे। छात्रों की जो रुचि होती थी, छात्रों की क्षमताएं होती थी, छात्रों की योग्यताएं होती थी, उनको वो अनदेखा करते थे। इसलिए उस समय की शिक्षण व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी थी। वो शिक्षण व्यवस्था कैसी थी? वो शिक्षण व्यवस्था शिक्षा केंद्रित थी। लेकिन जब से शिक्षा में मनोविज्ञान ने प्रवेश किया, करीबन 19वीं शताब्दी के आसपास, तब से प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना है कि शिक्षक संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में अब छात्र या बालक की केंद्र बिंदु है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की रुचि, प्रत्येक छात्र की अभिरुचि, प्रत्येक छात्र की योग्यता, प्रत्येक छात्र का अभियोग्यता, वो सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं? बिल्कुल भिन्न होती हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी दो छात्र समान रूप से नहीं हो सकते, वो कहीं न कहीं उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए अब आधुनिक शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात को बहुत ध्यान रखा गया है। इसी को परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों को इस बात को ध्यान रखना है कि हमें छात्रों की जो भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जो भी उनके व्यक्तिगत अंतर हैं, उनको हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी दो छात्र जिनका IQ कोई भी हो समान नहीं हो सकता। उनके IQ में उनका जो बुद्धि लगती है उसमें सदैव अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक छात्र की रुचियां भी अलग होती हैं, उनकी अभिरुचियां भी अलग होती हैं, उनकी योग्यताएं भी अलग होती हैं, उनकी अभिव्यक्तियां भी अलग होती हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखना इस समय बहुत आवश्यक है। इसलिए जब कभी भी शिक्षा में मानवीय प्रबंधन की बात की जाती है, तो छात्रों के प्रबंधन की जब बात आती है तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसलिए मानवीय प्रबंधन में छात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो शिक्षा में हम लोग शामिल करते हैं, उसको हम ध्यान रखेंगे। पहली विशेषता है, पहला हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की बात होगी तो हमें कुछ बातें, बेसिक बातें उनको ध्यान में रखना है। एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं जॉन एडम्स, शिक्षा शास्त्री हुए हैं जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, जॉन एडम्स, इन्होंने कहा है शिक्षा
शिक्षा द्वि ध्रुवी प्रक्रिया है। इसको उन्होंने क्या माना, द्विध्रुवी प्रक्रिया माना या डायपोलर प्रोसेस, डायपोलर प्रोसेस। अर्थात शिक्षा में दो ध्रुव होना नितांत आवश्यक है। अर्थात शिक्षा प्रक्रिया तभी संपन्न हो सकती है इनके अनुसार जब शिक्षा में दो महत्वपूर्ण ध्रुव हों या दो महत्वपूर्ण बिंदु हों। इसको उन्होंने इस तरीके से समझते हैं, ध्यान लेते हैं, दो पुल हो गए, एक पुल हो गया, इसके दो सिरे हो गए। पहला इसकी बात करेंगे, ये हो गया शिक्षक, दूसरा हो गया छात्र या विद्यार्थी। ठीक है, इन्होंने दो ग्रुप बताए। उन्होंने कहा कि शिक्षक संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में दो ग्रुप शिक्षकों और छात्रों का होना नितांत आवश्यक है। एक और शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने बताया कि शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया नहीं बल्कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया नहीं बल्कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उन्होंने जो शिक्षा शास्त्री थे वो थे जॉन ड्यूडी। इन्होंने कहा शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है अर्थात ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की मैंने हिंदी टर्म में ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की। उन्होंने कहा शिक्षा में दो ध्रुव नहीं बल्कि तीन ध्रुव होते हैं। उन्होंने बताया, इसको समझ सकते हैं। उन्होंने कहा शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी तो होते ही हैं, इसके साथ साथ शिक्षा में करिकुलम भी होना नितांत आवश्यक है, या जो एनवायरनमेंट होता है उसका होना भी बहुत जरूरी है। बिना इसके शिक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इन्होंने बताया शिक्षा में तीन ध्रुव होना बहुत जरूरी है। पहला शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। उन्होंने कहा शिक्षा में इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद भी तमाम शिक्षा शास्त्री आए। उन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को न तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना, न तीन ध्रुवीय प्रक्रिया माना, उन्होंने शिक्षा में और भी इसेंशियल एलिमेंट जोड़े और उन्होंने कहा शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया नहीं है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शिक्षा मल्टीपर्पज प्रोसेस है। अर्थात शिक्षा बहुध्रुवीय प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बारे में, इसकी महत्वता के बारे में ज्ञान होता है। अब हम बात करेंगे कि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में जो भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं वो छात्रों का प्रबंधन किस प्रकार से करती हैं। तो हम इनमें छात्रों को जो क्या महत्व है, क्या क्या बातें हैं जिनकी वजह से शिक्षा में उनको महत्व प्रदान किया जाता है, इसको समझते हैं। नंबर एक बात करेंगे हम, प्रत्येक देखेंगे इसमें छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताएं, मैंने बताया था प्रत्येक छात्र की वैयक्तिक भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। जैसे उसकी योग्यता क्या है, उसका आईक्यू क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी अयोग्यता क्या है, इन सारी बातों में प्रत्येक छात्र भिन्न भिन्न होता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में जो छात्र होते हैं उनकी इस व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में
ध्यान में रखकर ही शिक्षण से संबंधित सभी जो योजनाएं हैं, जो भी कार्य योजनाएं हैं, उनको संपादित किया जाना चाहिए। अगला है नंबर 2 की बात करेंगे, छात्रों की रुचियों के हिसाब से ही शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक छात्र की प्रत्येक शिक्षण संस्थान में जो भी शिक्षण संस्थान है, उनकी रुचि के हिसाब से ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि छात्र की रुचि के हिसाब से शिक्षण कार्यक्रम निर्धारित नहीं किए जाएंगे तो जो भी शिक्षण कार्य है वो विचल हो जाएगा और छात्र पूरे मनोयोग से अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। अगली विशेषता है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बच्चों में तथा सामान्य छात्रों में सदैव अंतर की वास्तविकता को ध्यान रखना चाहिए। मैंने बताया कि जो भी छात्र, प्रत्येक छात्र जो होते हैं उनकी आईक्यू होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसलिए किसी भी क्लास में सभी तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ बच्चे औसत से निम्न होते हैं। ऐसी स्थिति में जब कभी भी शिक्षण कार्य किया जाए या जो भी शिक्षण से संबंधित योजनाएं बनाई जाए, उन छात्रों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं, सामान्य बच्चे हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, या जो भी शिक्षा से संबंधित शिक्षा के निर्माण के लिए या पॉलिसी मेकर हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सदैव जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और सामान्य बच्चे हैं उनकी वास्तविकता को ध्यान में रखना है। यदि कोई भी शिक्षण योजना है या शिक्षक किसी पाठ को प्रतिभाशाली बच्चों के हिसाब से पढ़ाएगा तो उसमें सामान्य बच्चों को लाभ नहीं होगा, और कोई भी शिक्षक सामान्य बच्चों के हिसाब से चलेगा और प्रतिभाशाली बच्चों की अपेक्षा करेगा तो उससे प्रतिभाशाली छात्रों में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए इस वास्तविकता को प्रत्येक शिक्षक संस्थान, प्रत्येक शिक्षा नियंता, प्रत्येक शिक्षक को समझना आवश्यक है और इसी प्रकार से छात्रों के पाठ्यक्रम भी निर्धारित किए जाने चाहिए। अगली बात करेंगे, चौथी बात करेंगे, वो है छात्रों की राय या इसको बोलते हैं सलाह। छात्रों की सलाह को शिक्षण संस्थानों द्वारा महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। मैंने कई बार बोल देता हूँ, यदि नीचे साफ नहीं आ रहा है तो जो भी छात्र हैं वो जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उनकी मशवरा है, राय है, एडवाइस है, उनको जो शिक्षक जो प्रबंधक है उन प्रबंधकों को मानना चाहिए, क्योंकि सारी योजनाएं छात्रों के लिए ही बनती हैं। इसलिए जब छात्र अपनी राय को देंगे उससे निश्चित रूप से शिक्षण संस्थानों को फायदा होगा। अगला है पांचवी बात करेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, या बेटा आप लिखना चाहे तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
मिटा देते हैं इसको। इसका पांचवा कारण था वो ये है, जब जब छात्रों को उनकी क्षमता तथा उनकी रुचि के अनुसार कार्यों का आवंटन किया जाएगा। तो छात्र उस कार्य को पूर्ण मनोयोग के साथ करेंगे। तो छात्र उस कार्य को पूर्ण मनोयोग के साथ करेंगे। पूर्ण मनोयोग के साथ करेंगे। ठीक है, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मैंने बताया पांचवा कारण ये था, जब कभी भी छात्रों को उनकी रुचि, उनकी क्षमताओं के हिसाब से कार्य को आवंटित किया जाएगा अर्थात उन्हें कार्य प्रदान किया जाएगा। वैसी स्थिति में छात्र पूर्ण मनोयोग से उस प्रदत्त कार्य को या दिए गए कार्य को पूरा करेंगे और छात्र पूरी सक्रियता दिखाएंगे। छात्र पूरे मनोयोग से करेंगे, पूरे सक्रिय रूप से करेंगे, जिससे जो भी शिक्षा के लक्ष्य हैं, जो भी काम दिया गया है, उनके उद्देश्यों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये छात्रों के प्रबंधन के कुछ कारण थे जो मैंने बताए। नेक्स्ट अब देखेंगे इसके अंतर्गत, छात्रों के प्रबंधन के अंतर्गत कुछ और भी चीजें हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। इसमें सबसे पहले आता है मानवीय संसाधनों में छात्रों के प्रबंधन के अंतर्गत। अब अगला टॉपिक है वो है समुदाय। इसको मिटाएंगे। तीसरा टॉपिक है इसमें समुदाय। पहला शिक्षक हुआ मानवीय प्रबंधन में, दूसरा छात्र हुए, तीसरा समुदाय। यहां से लिखते हैं समुदाय या कम्युनिटी। इसको अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। समुदाय है क्या, इसको समझते हैं। समुदाय में सबसे पहले तो क्या होता है, हम की भावना होती है, साथ साथ रहने की भावना होती है और साथ साथ सहयोगपूर्ण कार्य करने की भावना होती है। जब किसी भी समाज में कुछ लोगों के समाज में स्पेसिफिक लोगों के मध्य, विशेष लोगों के मध्य ऐसे संबंध बनते हैं जो आपस में साथ साथ कार्य करने की योजना बनाते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं, तो संपूर्ण समाज को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ये सब कहां से आया, क्यों आया, इसकी वजह क्या थी, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। समुदाय को हम अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, जैसा कि हमने लिखा है। और कम्युनिटी जो शब्द होता है वो लैटिन भाषा के वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड होता है, एक लैटिन शब्द होता है, उसके माध्यम से आया है, जरिए से आया है।
और इसका अर्थ होता है कम धन म्यूनिस, कम धन म्यूनिस। कम का मतलब, कम का अर्थ होता है आना, आना। इसका अर्थ होता है साथ साथ, साथ साथ सेवा करना, साथ साथ सेवा करना, अर्थात कम टुगेदर, कम टुगेदर, या सर्विस SER, ये लिखते हैं आप लोग सर्विस टुगेदर, टुगेदर। ठीक है, यहां मैंने बताया कम का अर्थ होता है आना, म्यूनिस का अर्थ होता है साथ साथ या सेवा करना। इसका अर्थ हुआ एक साथ आना और सामूहिक रूप से या साथ साथ सेवा करना। जब कभी भी समाज के अंदर एक विशेष भाग के अंदर इस बात का भावना आ जाती है कि हम साथ रहेंगे और साथ साथ सेवा करेंगे या सामूहिक रूप से सेवा करेंगे, वैसे उस समाज के उस भाग को समुदाय कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, समुदाय हुआ। हमने समुदाय को क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, ये कितना पर्याप्त है हमारे कोर्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके अंतर्गत कुछ संगठन आते हैं, इन संगठनों को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला है ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति। इस समिति में समझते हैं इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इसमें VEC अर्थात विलेज एजुकेशन कमेटी, इसको समझ लेते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का संगठन क्या है, इसको देख लेते हैं। संगठन आप साथ साथ समझते चलेंगे। संगठन की बात करेंगे, इसमें 5 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। ये समिति कैसी होती है, 5 सदस्य होती है। इसमें से एक महिला अनिवार्य रूप से होती है। इसमें क्या होगी, एक महिला होगी 5 सदस्यों में, और दूसरा इसमें अनिवार्य रूप से एक अनुसूचित जाति का सदस्य होगा, अर्थात SC मेंबर होगा, शेड्यूल कास्ट का सदस्य होगा। अब इसको और समझते हैं। 5 सदस्यों में से 2 सदस्य तो एकदम क्लियर हो गए कि वो निश्चित रूप से इस समिति के अंदर रहेंगे ही। अब इसका समझते हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है, वो होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान वो होता है ग्राम सभा का। ग्राम सभा होती है, उसका जो प्रधान होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। दूसरा बात करेंगे सदस्य सचिव। सदस्य सचिव सदस्य सचिव की बात करेंगे। इसमें जो भी बेसिक विद्यालय होते हैं उनका प्रधानाचार्य, बेसिक विद्यालय का प्रधानाचार्य या वरिष्ठतम प्रधानाचार्य ठीक है। इसमें 2 बातें क्लियर होंगी, अध्यक्ष जो प्रधान होता है गांव का, ग्राम सभा का वो, और दूसरा सदस्य सचिव, बेसिक विद्यालय प्रधानाचार्य या वरिष्ठतम प्रधानाचार्य, उसका सदस्य सचिव होगा। और इसका तीसरे और उसके और सदस्यों की बात करेंगे तो जो बेसिक विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं उन छात्रों के 3 अभिभावक या तीन जो भी सदस्य होंगे वो होंगे। इस प्रकार से 5 सदस्यीय ये क्या होगी, BEC होगी, ग्राम शिक्षा समिति होगी। हटाओ जरा।
32 का हो गया। 32 का हो गया, चलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बीसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपका स्लाइड है थोड़ा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग आगे की बातें बताएंगे, और जो भी आपको क्वेरी करनी हो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं। थैंक यू, बाय बाय।